डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यानी कि फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग एक और सेल ऑर्गेनल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में हम समझेंगे कि वैक्यूल जो है क्या, इसके अलावा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका सेल के अंदर में कार्य क्या होता है, और भी जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स के बारे में, जो कि क्लास 9 सीबीएसई के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और खास है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तमाम जानकारियां। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो झिल्ली से, मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आगे बताया जा रहा है, देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो है यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है, आकार है, ये डायमीटर मतलब इसका डायमीटर जो है वो 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक का होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर का हो सकता है, 0.6 का हो सकता है, 0.7, 0.8, 0.9 या फिर 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का हो सकता है। आगे बताया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। This is because the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग सेल का पावर हाउस मानते हैं या फिर सेल का पावर हाउस कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की जो केमिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होती है, उन सब के लिए जो जरूरी एनर्जी होता है, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी के रूप में रिलीज कर दिया जाता है। एटीपी का मतलब हो जाता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो मैंने आप सभी को यही यहाँ पर बताया है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इस सेल ऑर्गेनेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग सेलों का, कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं। ऐसा इसलिए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे लाइफ के लिए जरूरी जो भी केमिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होते हैं, उन सब के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी मॉलिक्यूल यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के रूप में रिलीज किया जाता है। इसके अलावा ये जो एटीपी है यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ पे साफ साफ जो है आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो एटीपी होता है, इसको हम लोग सेल का एनर्जी करेंसी बोलते हैं। अब इसको एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, तो इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। हमारा जो बॉडी है वो मैकेनिकल वर्क को करने के लिए यानी कि यांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए या फिर नए नए कंपाउंड को बनाने के लिए एटीपी के रूप में स्टोर्ड एनर्जी यानी कि इकट्ठा किए हुए एनर्जी का यूज करता है। जिस प्रकार से देखो, जिस प्रकार से हम लोग जो है रुपया पैसा के रूप में धन को इकट्ठा करते हैं और उसका यूज हम लोग अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं, तो वो जो रुपया पैसा है वो हमारा करेंसी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी साफ साफ बताया जा रहा है कि हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग मैकेनिकल वर्क को करने के लिए या फिर केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए एटीपी के रूप में जो इकट्ठा किया हुआ एनर्जी रहता है उसका यूज करता है। तो इसलिए एटीपी को हम लोग जो है एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं एटीपी को आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, द माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कोलिकर इन 1880।
The name mitochondria was given by Benda in 1897. The mitochondria are usually rod shaped. तो यहाँ पे एटीपी के बारे में 3 और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आप सभी को लिए है, और वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पहली बार 1880 में कोलिकर के द्वारा देखा गया था। और ये जो वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, उस समय जब देखो, जब 1880 में कोलिकर ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, तो उन्होंने जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, ये आपका जो है 1897 में, यानी कि 17 साल बाद कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं इसके साइज के बारे में। आपने ये जान लिया कि सबसे पहले किसने देखा, इसके अलावा ये भी जान लिया कि इसका नाम किसने रखा, ठीक है। और इसके अलावा अब जो तीसरा जानकारी है वो ये है कि ये किस शेप का होता है। तो ये जो है अक्सर हमें रॉड शेप में देखने को मिलता है। तो हम लोग को शेप इसका याद रखना है, रॉड शेप। 1880 में पहली बार देखा गया, 1897 में इसका जो है नाम रखा गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा, कार्ल बेंडा के द्वारा, और रॉड शेप का ये जो आपका एक सेल ऑर्गेनेल होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इसका तस्वीर देख सकते हो, इसका जो है डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है। इस तस्वीर में जो है आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही सबसे पहला लाइन बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक सेल ऑर्गेनेल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन वाला एक जो है आपका सेल ऑर्गेनेल है, देख सकते हो। सबसे बाहर में ये आप लोगों को जो है मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो ये जो है आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, जो कि मैं रेड से जो कलर कर रहा हूं। तो ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है, ये सभी जो है आपके आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसके अलावा जो है इसमें एक इनर मेम्ब्रेन होता है, जो कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये जो है आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया। यानी कि आप लोगों को याद रखना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है और एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो आपने जान लिया कि ये जो सेल ऑर्गेनेल है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होता है। अब देखो, बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो तो स्मूथ है, लेकिन जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन जो है आपका अंदर की तरफ में फोल्डेड होता है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर जो आपका ये फोल्ड हो गया है अंदर की तरफ में। थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, चलो मैं जो है इसको ब्लू से दिखाता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी नहीं दिख रहा ना, ओके कोई बात नहीं है, आपको दिख रहा है, चलो ठीक है। तो इसको जो है हम लोग काला से देखते हैं। तो यहाँ पे आप काला से देख सकते हो, ये जो है आपका मेम्ब्रेन अंदर की तरफ में फोल्ड हुआ है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो। फिर यहाँ पे जाने के बाद से जो है वापस आगे फोल्ड हो गया है, ठीक है। तो ये इनर मेम्ब्रेन जो है आपका फोल्डेड होता है। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका अंदर की तरफ में फोल्डेड है, फिर से आपका जो है फोल्डेड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो अंदर की तरफ में फोल्डेड होता है। और इन सभी फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। यानी कि एक ये जो है आपका ये क्रिस्टी हो गया एक ठो, ये जो है एक दूसरा क्रिस्टी है, ये आपका एक तीसरा क्रिस्टी है, ये चौथा क्रिस्टी है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्डेड पार्ट है वो आपका क्रिस्टी कहलाता है। और इन सभी क्रिस्टियों के बीच में जो जगह बच जा रहा है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ ग्रीन से। यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पे जो जगह बचा हुआ है, इसमें जो भी फ्लूइड भरा रहता है ना, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो भी फ्लूइड भरा रहेगा इन सभी क्रिस्टियों के बीच में, यहाँ पर भरा रहेगा, यहाँ पर भरा रहेगा। तो ये सभी जो फ्लूइड भरे हुए हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, इसको हम लोग जो है मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर जो है उसको हम लोग हाँ मैट्रिक्स बोलेंगे, सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। तो आपने जान लिया कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है और क्रिस्टी क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है। एक चीज और छूट रहा है, वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है। देखो, इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन था और इनर मेम्ब्रेन था, इन दोनों के बीच में जो है कुछ आपके जो है जगह रहता है, उसी को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसे देखो, ये जो है, एक मिनट वेट करो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखो, ये जो है आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया, जो कि मैं ब्लू से यहाँ पे घेर दिया, ओके, यहाँ पे। अब देखो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये बाहर का मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये जो रेड वाला और ब्लू वाला है, उसके बीच में कुछ जगह है, जिसको कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पिंक से। तो ये वाला जो आपको पिंक कलर का जो जगह दिख रहा है, जो कि ब्लू और रेड वाले के बीच में है, यानी कि ब्लू मतलब इनर मेम्ब्रेन और रेड मतलब आउटर मेम्ब्रेन, तो इन दोनों के बीच का जो जगह है, स्पेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को, और यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, इसका जो शेप है वो रॉड शेप है। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसमें कि दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह होता है जिसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है अंदर की तरफ में फोल्डेड होता है, उन सभी फोल्डेड मेम्ब्रेन के पार्ट को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। और इन सभी क्रिस्टियों के बीच का जो जगह होता है उसमें मैट्रिक्स भरा होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है, द माइटोकॉन्ड्रिया आर इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप एंड द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द इन्वेलप आर आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो दोहरी मेम्ब्रेन के एक आवरण से जो है घिरे होते हैं, एक इन्वेलप से घिरे होते हैं, ठीक है। और उन दोनों ही मतलब इन्वेलप के उन दोनों मेम्ब्रेन को जो है हम लोग आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आगे बताया जा रहा है, द आउटर मेम्ब्रेन restricts the organelle while the inner membrane is thrown inwards into many fold like projection called cristae। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है बताया जा रहा है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो ऑर्गेनिल्स को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन का बात किया जाए तो ये जो है आपका अंदर की तरफ में बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्शन यानी कि फोल्ड, बहुत सारे जो फोल्ड मतलब कि आपका घेरा जैसा जो है आपका उंगली के जैसा जो है आपका फोल्ड, बहुत सारा प्रोजेक्शन निकला रहता है और उन्हीं सभी को हम बोलते हैं क्रिस्टी, जैसा कि चित्र में अभी मैंने आप लोगों को जो है एक्सप्लेन किया था। आगे बताया जा रहा है, द टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि ये जो दो मेम्ब्रेन होते हैं ये जो है एक जगह से जो है आपके सेपरेट होते हैं और उसी को हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है ये आपको समझ में आ गया कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वो जगह होता है जिसके द्वारा ये जो दोनों मेम्ब्रेन थे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये सेपरेटेड होते हैं। इसका मैंने दूसरा नाम भी बताया था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस दोनों ही जो आपका एक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, द क्रिस्टी बियर न्यूमरस स्मॉल टेनिस रॉकेट लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट्री और F1 पार्टिकल। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो क्रिस्टी होता है इनमें से जो है छोटे छोटे टेनिस रैकेट के जैसे जो है आपके पार्टिकल निकले होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्री या फिर F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। सो अब देखते हैं आगे। आगे यहाँ पर आप सभी को जो है बताया जा रहा है, एक सेकेंड चलो। तो आगे जो है आप सभी को बताया जा रहा है, inside the inner membrane there is a space enclosed by the membrane कॉल्ड मैट्रिक्स। तो यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर की तरफ में जो है एक जगह घिरा रहता है उसी इनर मेम्ब्रेन के जरिए जिसको कि हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो उस जगह को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं और वहां पे जो द्रव्य भरा रहेगा उसको भी हम लोग मैट्रिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है मैट्रिक्स हो गया। आगे बताया जा रहा है, द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ डेंस स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर में जो है डीएनए के बहुत ही घने स्ट्रैंड्स, इसके अलावा राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स वगैरह जो है होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना। अच्छा एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखो कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर में डीएनए होता है, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा क्योंकि ये जो आपका बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में अपना जो है राइबोसोम होता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होता है। ये अपने डीएनए और राइबोसोम्स के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है राइबोसोम्स और डीएनए के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू डिफरेंशिएट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि क्या आप लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, अंतर स्पष्ट कर सकते हो? अगर यस तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो चलिए मैं आप सभी को जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में अंतर को बताता हूं। लेकिन उसके पहले
माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक बार फिर से डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का एक ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम दिया हुआ है, और इसके माध्यम से एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आप सभी को अभी तक यही बताया है कि हर एक माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो कि सबसे बाहर की तरफ में मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और उसके अंदर में जो है एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ में, ये जो है आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखो कि जो अंदर की तरफ में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये तीन चीजें आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। और देखो, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर में जो भी जगह भर रहता है उसको हम लोग जो है मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। ध्यान रखना क्या है कि इनर मेम्ब्रेन ये जो अंदर की तरफ में फोल्डेड है, फिर इधर आगे बढ़ा हुआ है, फिर फोल्डेड है, फिर आगे बढ़ा है, फिर फोल्डेड है, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए फिर से आकर के हुई जो है आपका मिल गया है, यानी कि ये कहीं पर टूटा हुआ नहीं होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो भी जगह है उसको हम लोग मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। अब देखते हैं और भी कुछ संरचनाएं। तो देखो, ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, इनमें से क्या होता है कि बहुत सारा जो है ये जो टेनिस रैकेट जो होता है ना, टेनिस रैकेट आप लोग समझते ही हो, जिससे कि हम लोग टेनिस को खेलते हैं, या फिर जो आप लोग बैडमिंटन देखे हो ना, तो उसके जैसा जो है यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलता है इस प्रकार से, यानी कि जो एक डंडा के जैसा रहेगा और उसके ऊपर में जो है आपका एक चौड़ा सा भाग रहेगा, जिस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट या फिर ऑक्सीजोम्स। और इसको जो है हम लोग F1 पार्टिकल बोलते हैं, यानी कि जिस तरीके से माचिस का तिल्ली हम लोग देखते हैं ना, एक लकड़ी होता है, उसके ऊपर जो है आपका मोटा सा एक ये होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि एक बैडमिंटन या फिर जो है टेनिस रैकेट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग F1 पार्टिकल बोलते हैं। ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें जो है कुछ ग्रेनम यानी कि ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, इसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अलावा ये ग्रेनम दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसका अपना डीएनए, और मोस्ट इंपोर्टेंट इसको जो है मैं रेड से हाईलाइटेड कर देता हूँ, ठीक है। देखो, इसके अंदर में जो है आपका अपना जो है आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका अपना जो है आपका राइबोसोम पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में जानकारी है, जो कि आपको याद होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना आप लोग, कि इसका अपना खुद का जो है डीएनए होता है, और इसका अपना खुद का जो है राइबोसोम्स होता है, जिसके वजह से इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। तो ये जो जानकारियां हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग हमेशा ही याद रखना। अब चलिए हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो अंतर है उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑकरेंस कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अंतर है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, इन द सेल्स ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, क्लोरोप्लास्ट जो है आपका कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो ग्रीन क्लोरो प्लांट के यानी कि जो पौधे होते हैं उनके जो हरे कलर के फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं, वहां पर जो आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि इन द सेल्स ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यानी कि सिंपल आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये पौधों के जो हरे फोटोसिंथेटिक भाग होते हैं वहां पर पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाएगा तो आरबीसी के अलावा जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेलों में, कोशिकाओं में पाया जाता है। अब दूसरा अंतर देखते हैं कलर के आधार पर। तो क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है वो आपका ग्रीन होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो कलर होता है वो आपका कलरलेस होता है। आगे शेप के बारे आधार पर देखते हैं। तो शेप कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के अगर हम लोग बात करें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अंतर है, तो साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका फ्लैट होता है या फिर डिस्क शेप्ड होता है, जबकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका रॉड शेप होता है, नहीं तो वो सॉसेज शेप्ड होता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है आपका फंक्शन।
फंक्शन में देखो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एंड माइटोकॉन्ड्रियम बताया जा रहा है परफॉर्म फूड ऑक्सीडेशन। यानी कि काम का अगर बात किया जाएगा दोनों का, तो काम में भी काफी अंतर है। क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाना, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है फूड के ऑक्सीडेशन को करना, ताकि जो है एनर्जी बन सके, रिलीज हो सके। अब बात करते हैं एनर्जी को लेकर के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अंतर है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में बताया जा रहा है कि एनर्जी इज लिबरेटेड। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करने का, यानी कि उसको जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और उसको जो है केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करता है कि ये जो है आपका एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है अंतर थे। इसके अलावा कुछ अंतर का हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दो। अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेकर के दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके जस्ट विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जिस गैस को लेता है उस गैस को माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जिस गैस को लेता है उसको जो है क्लोरोप्लास्ट छोड़ता है। तो इस प्रकार से हमने जो है 6 कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर 6 मुख्य अंतर जो है हमने जाना क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। देखो एक बार मैं फिर से शॉर्ट में आप सभी को बता देता हूं कि क्या क्या हमने जो है अंतर का डिस्कशन किया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में। सबसे पहला हमने देखा ऑकरेंस, यानी कि कहां पर पाया जाता है कहां पर नहीं पाया जाता है। तो हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है आपका पौधों के हरे फोटोसिंथेटिक भाग में पाए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मैमेलियन आरबीसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एरोबिक ऑर्गेनिज्म के जो है सेलों में पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा हमने बात किया कलर का, तो कलर में हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का कोई कलर नहीं होता है। फिर हमने शेप के आधार पर देखा था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फ्लैट होता है और डिस्क शेप होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो ये जो है आपका यूजुअली रॉड शेप्ड होता है या फिर सॉसेज शेप्ड होता है। फंक्शन में हमने बात किया था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है फूड का ऑक्सीडेशन करना, ताकि जो है एनर्जी रिलीज हो सके। एनर्जी को लेकर के हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जबकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी को खुद रिलीज करता है। यानी कि ये ट्रैप नहीं करता, ये बल्कि उल्टा डायरेक्शन में रिलीज करने का काम करता है। और गैसों को यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेकर के हमने देखा था अंतर कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो इस प्रकार से हमने जो है कुछ क्या 6 ठो जो है महत्वपूर्ण अंतर देखा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में भी आ गया होगा। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसका स्ट्रक्चर, उसका काम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में अंतर, इन सब के अलावा कब डिस्कवरी हुआ या फिर जो है इसका नाम कब रखा गया। ठीक है, ये तमाम जानकारियां जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग व्हीकल्स के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे व्हीकल्स के बारे में बताया जा रहा है, व्हीकल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। यानी कि व्हीकल्स जो होता है ये आपका सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए स्टोरेज थैली के रूप में, यानी कि जो है जिस तरीके से हम लोग किसी चीज को जो है किसी कंटेनर में रखते हैं, थैली में रखते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, उसी प्रकार से व्हीकल जो होता है वो सेल के अंदर में सॉलिड और लिक्विड जो कंटेंट्स होते हैं, सामग्री होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उन सभी को स्टोर करने के लिए सैक के रूप में जो है काम करते हैं। यानी कि ये स्टोरेज सैक होते हैं व्हीकल्स, किसके लिए? तो सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स के लिए। आगे बताया जा रहा है दीज आर ए स्मॉल साइज्ड एंड टेम्पोररी इन
animal cells while it is large, distinct and permanent in plant cells। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये आपके एनिमल्स के अंदर में छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं, यानी कि छोटे साइज के होते हैं और टेम्पररी होते हैं। जबकि बात करेंगे अगर हम लोग प्लांट के अंदर में, तो प्लांट के अंदर में जो है ये बड़े होते हैं और इसके अलावा अलग होते हैं, ठीक है, और साथ ही ये परमानेंट होते हैं जब तक कि वो सेल रहता है। आगे बताया जा रहा है द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्युपाई 50 to 90% of the cell volume। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। तो यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को जो है देख सकते हो बताया जा रहा है कि प्लांट सेल में जो है किसी किसी प्लांट सेल में क्या होता है कि जो उनका सेंट्रल वैक्यूल्स होता है वो उस प्लांट सेल का 50 से लेकर के 90% तक का जो है आपका वॉल्यूम छेकता है, ऑक्युपाई करता है। और उसके अलावा जो है जो प्लांट सेल होते हैं उनके वैक्यूल्स में हो सकता है कि पूरा सेल का सैप भी जो है उसमें फूल रहे, और इस प्रकार से ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये सेलों के यानी कि प्लांट सेलों के लिए जो है रिजिडिटी और टर्जिडिटी दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। यानी सख्त, उसका जो रिजिडिटी कहने मतलब कि उसका जो है सख्ती मजबूती, ठीक है, और टर्जिडिटी मतलब होता है आपका जो है उसका फूलने की पावर, आपका जो है कितना वो फूल सकता है या फिर जो सिकुड़ सकता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है मेनी सबस्टांसेज ऑफ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस टू लाइफ ऑफ द प्लांट सेल्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। तो यहाँ पे साफ से बता रहा है कि प्लांट सेल के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि प्लांट सेल के लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट बहुत सारे सबस्टांसेज होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो सभी जो है वैक्यूल्स के अंदर ही स्टोर करके रखे जाते हैं। इनके अंदर में शामिल है क्या क्या चीजें, तो मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है दीज इंक्लूड्स एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस अदर। तो यहाँ पे साफ से बता रहा है कि यहाँ पे जो है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्लांट सेल के लाइफ के लिए जो भी महत्वपूर्ण सबस्टांसेज होते हैं वो वैक्यूल्स के अंदर में स्टोर्ड होते हैं, जिसमें कि आपका एमिनो एसिड आ जाएगा, शुगर आ जाएंगे, और इनके अलावा अगर बात किया जाएगा तो बहुत सारा जो है मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये किसी एक प्लांट सेल के अंदर में जो है सेंट्रल वैक्यूल को दिखाया गया है। तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल है आप लोग देख सकते हो कि ये जो है आपका चारों, इसके अगल बगल में जो आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, तो इधर की तरफ में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, उस पे ऊपर जो है आपके कुछ और भी जो है सेल ऑर्गेनल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो खैर हमें मतलब है यहाँ पर वैक्यूल से सबसे बीचों बीच में जो है आप लोगों को यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल दिखाया गया है, जो कि देख सकते हो काफी बड़ा जो है एक सेल ऑर्गेनल है, और ये एक आपका जो है मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये आप लोगों को नाम याद रखना है कि प्लांट के अंदर में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है, उस वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम है टोनोप्लास्ट, और इसमें जो आपके सेल सैप स्टोर रहते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। काफी सिंपल ये सेल ऑर्गेनल है, काफी सिंपल इसका जो है स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जो है आपका सेल के लिए इसेंशियल बहुत सारे, अभी आपने देखा शुगर था तो एमिनो एसिड था, ऐसे करके बहुत सारे जो है आपके मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में स्टोर रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करके रखे जाते हैं, जो कि प्लांट के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चलो अब आपने डायग्राम के माध्यम से भी जो है इसका स्ट्रक्चर जान लिया, अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां वैक्यूल्स के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, अभी आप लोगों को मैंने कहा था कि ये जो है आपका अपने सेल के लिए जो है बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखता है, तो उसी को जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, इसके अंदर में जो फूड वैक्यूल होता है, ये फूड वैक्यूल क्या करता है कि उस अमीबा के द्वारा जो कंज्यूम किया गया फूड आइटम होता है उसको स्टोर करके रखने का काम करता है, यानी कि उसको जो है अपने अंदर में रखता है
फूड वैक्यूल। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने आप सभी को बताया कि सिंगल सेल जो अमीबा होता है वो जिस फूड को अपने अंदर में कंज्यूम करता है उस फूड को फूड वैक्यूल रखता है। आगे बताया जा रहा है इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स also play important roles in expelling excess water and some wastage from the cell। तो यहाँ पे आगे ये चीजें बताया जा रहा है आप लोगों को कि कुछ दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि उनके अंदर से यानी कि सेल के अंदर में से कुछ वेस्ट पदार्थों को साथ ही साथ जो आपका जो ज्यादा मात्रा में एक्सेस ऑफ जो वाटर हो जाता है उनके सेल के उस सेल के अंदर में उन सभी को जो है बाहर निकालने में एक्सपेल करने में जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि द वैक्यूल इज बाउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से जब मैं बता रहा था तो आपको बता दिया कि ये जो आपका वैक्यूल होता है वो चारों तरफ से जो है एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको कि हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। आगे बताया जा रहा है इट ऑक्युपाइज सेंट्रल पोजीशन ऑफ द सेल एंड सो पुशेज न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स नियर द बाउंड्री वॉल। तो यहाँ पे आगे ये बताया जा रहा है कि ये जो वैक्यूल होता है ये आपके सेल के सेंट्रल पार्ट में होता है, यानी कि सेंट्रल पार्ट को जो है आपका ऑक्युपाई कर लेता है, छेक लेता है, और उसको जो है छेक लेने के बाद से क्या करता है कि जो न्यूक्लियस या फिर दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी को जो है बाउंड्री वॉल के आसपास में जो है धकेल देता है, पुश कर देता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ये वैक्यूल्स के बारे में अब नोट के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेल सैप इज अ watery solution rich in sugars, amino acids, minerals, proteins एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज। यानी कि जो सेल सैप होता है ये जो है एक आपका वाटरी सॉल्यूशन होता है जिसमें कि काफी मात्रा में शुगर होता है, एमिनो एसिड होता है, मिनरल, प्रोटीन और मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं। अब हम लोग जानेंगे ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, यानी कि फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स हमारा जो है अभी का टॉपिक रहेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वैक्यूल्स के काम क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है पहला काम, इट हेल्प्स टू मेंटेन द ओस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। ठीक है, अभी आपने देखा था कि ये जो वैक्यूल होता है ये सेल के अंदर में टर्जिडिटी को प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये जो वैक्यूल्स होता है ये आपका सेल के अंदर में ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखने का काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा। तो दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है इट हेल्प्स टू स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट सेल्स। यानी कि प्लांट सेल्स के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, उन सभी टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखने का काम करता है वैक्यूल्स। अगला तीसरा काम है इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल के अंदर में एक बार मैंने अभी अभी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि प्लांट सेल के अंदर में जो है ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये इसके यानी कि वैक्यूल्स के जो है 3 मुख्य काम है। आगे बताया जा रहा है 10 वी कैन कंक्लूड दैट ईच सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। तो यहाँ पर आपने जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में स्टडी किया और इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो प्रत्येक सेल होता है उसके अंदर में जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको मतलब कि वो आप अपना जो स्ट्रक्चर है या फिर फंक्शन का मतलब काम करने का जो एबिलिटी है उसको एक्वायर करता है, क्योंकि उसके अंदर में जो है उसके मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा जो है कुछ खास तरीके से ऑर्गेनल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, आगे बताया जा रहा है द सेल दस हैव अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सेल जो होता है वो उसका जो है आपका एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मैंने आप सभी को अभी यही सब समझाया था कि ये जो सेल है इसके अंदर में हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल को पढ़ा, ठीक है, और सबका जो है अलग अलग काम पढ़ा, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, और इन सभी को पढ़ने के बाद से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रत्येक जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर और काम का जो एबिलिटी है वो इसलिए एक्वायर्ड होता है, उसके अंदर में होता है क्योंकि
उसका मेम्ब्रेन और उसके जो है ऑर्गेनेल्स कुछ विशेष प्रकार से जो है ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी कि सेलों का एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो कि उस सेल को जो है स्पेशल वर्क को काम करने के लिए जो आपका क्या कह सकते हैं, वो जो आपका हेल्प करता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है कि दिस हेल्प्स टू द सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सेल होता है इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हेल्प करता है उन सभी सेलों को बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया या फिर न्यूट्रिशन को प्राप्त करना हो गया या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको क्लियर करना, सफाई करना या फिर नए नए प्रोटीन को बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये जो सेल होता है उसके अंदर में कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि उसके अंदर में होने वाले सभी कामों को करते हैं। आगे बताया जा रहा है, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि सेल जो होते हैं उनका एक बेसिक स्ट्रक्चरल आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि उनके अंदर में जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कराता है, करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम लोग सेल को जो है फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको जो है हम लोग लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते हैं। We shall now differentiate plant cells and animal cells based on the topics we have discussed in this chapter। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक्स जो है डिस्कस किया था उसके आधार पर प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। सो अगेन जो है हम लोग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर में उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम लोग जो है डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग जानते हैं इसके सेल वॉल के आधार पर, ठीक है। तो देखो प्लांट सेल में जो है सेल वॉल पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। दूसरा देखते हैं प्लास्टिड के आधार पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। तो प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है जबकि एनिमल सेल जो है वो एनिमल सेल के अंदर में जो है प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। एक मिनट, ये जो है आपका नहीं पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ यूग्लिना में छोड़ करके, यूग्लिना में जो है आपका ये पाया जाता है। तो ये आपका जो है एक एक्सेप्शन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं वैक्यूल्स के आधार पर। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो एकलौता होता है यानी कि सिंगल होता है, या इसके अलावा बात करेंगे तो वो बड़ा होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है यानी कि सबसे बीचों बीच में लोकेटेड होता है, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में बात करेंगे तो उसमें जो आपके कुछ होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया वैक्यूल्स को लेकर के। अगले देखते हैं साइज के आधार पर। तो साइज के आधार पर हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो साइज बात की जाएगा प्लांट सेल का तो ये थोड़ा ये जो है आपका बड़ा होता है, जबकि प्लांट सेल के कंपैरिजन में जो एनिमल सेल होता है वो आपका छोटा होता है। अब देखते हैं हम लोग स्टोर्ड जो फूड होता है उसके आधार पर, यानी कि जो उसके अंदर में जमा करके रखा जाता है फूड उसके आधार पर। तो प्लांट सेल के अंदर में जो फूड होता है उसको स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर में फूड को जो है ग्लूकोज के रूप में जमा करते हैं, यानी कि ग्लूकोज बोल रहा हूँ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को जो है एनिमल सेल ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, जबकि ग्लूकोज को प्लांट सेल जो है वो स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस के आधार पर। तो न्यूक्लियस के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट सेल में जो है न्यूक्लियस एक साइड में रहता है, मेम्ब्रेन के जो है नजदीक में यानी कि पेरिफेरल पार्ट में होता है, जबकि एनिमल सेल में बात करेंगे तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेंट्रल रीजन में होता है, सेंट्रल पार्ट में होता है। अब देखते हैं हम लोग सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स को लेकर के। तो प्लांट सेल में जो आपका सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में जो है ये पाया जाता है। अब देखते हैं गोल्जी एपरेटस को लेकर के। तो गोल्जी एपरेटस जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके आधार पर देखेंगे तो साफ साफ यहाँ पे बताया गया है प्लांट सेल के अंदर में कि इट कंटेन्स सेवरल सब यूनिट्स ऑफ गोल्जी एपरेटस कॉल्ड डिक्टियोसोम, जबकि एनिमल सेल में बताया गया है कि इट इज प्रोमिनेंट।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ इसका कि गोल्जी एपरेटस जो होता है इसका बहुत सारा छोटा छोटा जो है आपका सब यूनिट पाया जाता है, जिसको हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं प्लांट के अंदर में। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आप सभी को बताया है गोल्जी एपरेटस को लेकर के प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस का कई सारा जो है सब यूनिट पाया जाता है, जिसको हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं, जबकि एनिमल सेल में जो है आपका गोल्जी एपरेटस काफी प्रोमिनेंट होता है, ये आपका जो है पाया जाता है। तो ये कुछ अंतर थे प्लांट सेल और एनिमल सेल को लेकर के, और आज जो है आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है आप लोगों को प्रश्नोत्तर बनाने हैं। तो अब जो है मैं आप सभी को प्रश्नोत्तर यानी कि इस चैप्टर का जो प्रश्नावली है उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे अभी दिखाऊंगा और साथ साथ उसको पढ़ के भी सुनाऊंगा, ताकि अगर सही से नहीं दिखे तो आप सुन करके जो है इसको बनाएं। और अगर आपको दिखाई देता है मतलब कि आपके स्क्रीन पर अच्छे तरीके से दिख जा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको जो है अपने नोटबुक के अंदर में बनाइए। और फिर जब डेट वाइज बनाते चलिए, और जब जो है स्कूल खुलेगा तो फिर आपके स्कूल में जो है चेक किया जाएगा, और यहाँ से जो है आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें क्वेश्चन अराइज होंगे। सो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस पार्ट के जो है एक्सरसाइज की तरफ में। एक्सरसाइज से पहले पेन पेपर टेस्ट नंबर 15 कर लेना जरूरी है। तो चलिए अभी तक हमने जो है 14 पेन पेपर टेस्ट कर लिया, अब जो है 15वां जो पेन पेपर टेस्ट है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपका 1 मिनट वेट करो। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ये आपका जो है पहला क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, हु टर्म्ड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है इसका नाम किसने रखा, ये आपको बताना है। ठीक है, जो कि मैंने इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पढ़ाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चौथा क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि सेल का एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद नीट स्केच। तो एक साफ सुथरे स्केच के जरिए जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन करना है। छठा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनके बीच में आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट आर वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का जो है आप लोगों को डिफाइन करना है, यानी कि डेफिनेशन बताना है। अब देखते हैं हम लोग आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन है, व्हाट आर द सबस्टांसेज स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, यानी कि वैक्यूल्स में कौन से सबस्टांसेज स्टोर्ड किए जाते हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, यानी कि वो कौन से सबस्टांसेज जो कि वैक्यूल्स में स्टोर किए जाते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन आपको देना है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में। और 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है ये आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल सेप। सेल सेप क्या होता है ये आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल सेप। सेल सेप का क्या काम होता है ये आपको बताना है। और 13वां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर बताना है, ये आपका 13वां क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन कुल दिए हुए हैं आपके पेन पेपर टेस्ट नंबर 15 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के प्रश्नावली को, यानी कि क्वेश्चन आंसर को। और क्वेश्चन आंसर में पहला जो टाइप है वो है एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वाज, ऑप्शन ए एम स्लाइडेन, ऑप्शन बी टी स्वान, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी ए वी लिवेनहॉक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन एंड स्वान, एंड डी नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। इसके बाद हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द वर्ड सेल वाज कॉइन्ड बाय, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लेसमान, ऑप्शन सी कॉलिकर, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान, पुरकिंजे। इन चारों में से आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट सेल वाज
smallest cells so far known as, so far known are ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी पीपीएलओज, ऑप्शन डी ह्यूमन एग। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। तो अगला जो है छठा क्वेश्चन है, और छठा क्वेश्चन है which are sorry which of the following is the longest सेल ऑफ एनिमल किंगडम। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो आपका एनिमल किंगडम का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है नर्व सेल, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है मसल सेल। सातवां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शन ए है टिपिकल प्लांट सेल, ऑप्शन बी है टिपिकल एनिमल सेल, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो आठवां क्वेश्चन जो है आपका है व्हाट इज साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी क्या होता है। ऑप्शन ए स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, सी नंबर ऑप्शन है स्टडी ऑफ एनिमल सेल ओनली, डी नंबर है स्टडी ऑफ सेल ओनली। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है हु क्वाइंड टर्म प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी है पुरकिंजे, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। अब देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, चलिए। सो 10वां क्वेश्चन है सेल इज, ऑप्शन ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कौन सा सही है। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन डी प्रोटीन्स सम न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर के बाद 12वां क्वेश्चन, और इसके अलावा जो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन और 14वां नंबर भी देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ शुगर, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है लिपिड। 13 नंबर क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं हम लोग 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है a solution is said to be hypotonic when, option A concentration of medium is higher than that of the cell, ऑप्शन बी है concentration of medium is equal to that of the cell, ऑप्शन सी है concentration of medium is lower than that of the cell, ऑप्शन डी है none of these। तो आपको बताना है कौन सा सही है। अब देखते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे सेल वॉल शोज, ऑप्शन ए कंप्लीट परमिएबिलिटी, ऑप्शन बी सेमी परमिएबिलिटी। इसके अलावा अब देखते हैं हम लोग सी नंबर ऑप्शन क्या है और डी नंबर ऑप्शन क्या है। तो सी नंबर ऑप्शन में है डिफरेंशियल, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ डिफरेंशियल परमिएबिलिटी, और डी नंबर है इम्परमिएबिलिटी। तो आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ऑप्शन ए impermeable, ऑप्शन बी formed of cellulose, ऑप्शन सी selectively permeable, ऑप्शन डी नॉन सेलेक्टिव। तो आपको बताना है कौन सा सही है। अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राइबोसोम वाज नेम्ड बाय पैलेड, पोर्टर, रॉबर्ट ब्राउन, कोलिकर। 18 नंबर क्वेश्चन है राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन बी आरएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी आरएनए एंड एमिनो एसिड्स, ऑप्शन डी आरएनए एंड डीएनए। तो आपको बताना है कौन सा सही है। 19वां नंबर क्वेश्चन है द solutions having concentration equal to the concentration of solution of inside the cell is called, ऑप्शन ए isotonic solution, ऑप्शन बी hypotonic solution, ऑप्शन सी hypertonic solution, ऑप्शन डी all of these। अब देखते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन। तो 20th नंबर क्वेश्चन जो है वो है इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन टू इट। तो ऑप्शन ए है द सेल विल स्वेल एंड बर्स्ट, ऑप्शन बी है द सेल विल बिकम फ्लैसिड, ऑप्शन सी है इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव।
अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज मोर अबंडेंट इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ऑप्शन ए सिस्टर्नी एंड वेसिकल, ऑप्शन बी ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ऑप्शन डी सिस्टर्नी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22वां नंबर क्वेश्चन है द प्लास्टिड विच स्टोर्ड फूड इज, ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। 23वां नंबर क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। अब देखते हैं हम लोग 24वां नंबर क्वेश्चन। तो 24वां नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया आर absent in A prokaryotic cell, option B RBC of mammals, option C eukaryotic cell, option D both A and B options। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद है आपका 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ए, ऑप्शन ए हीट एनर्जी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी लाइट एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 26 नंबर क्वेश्चन है द किचन ऑफ द सेल इज ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी गोल्जी एपरेटस। अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है लिपिड सिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय रॉफ इंडो, ऑप्शन ए रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। 28 नंबर क्वेश्चन है हु ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया एट फर्स्ट? ऑप्शन ए पोर्टर, ऑप्शन बी पैलेड, ऑप्शन सी कॉलिकर, ऑप्शन डी कैमिलो गोल्जी। तो आपको बताना है कौन सा सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी इज डन बाय, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है आपका रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है गोल्जी एपरेटस इज मेड ऑफ, गोल्जी एपरेटस किससे बना होता है? तो यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है ऑप्शन ए सिस्टर्नी, ऑप्शन बी वेसिकल, ऑप्शन सी गोल्जियन वैक्यूल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइक्रोसोम और ऑप्शन डी है मेसोसोम्स। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 30S, 50S, 80S और 70S। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से ये पूछा जा रहा है प्लास्टिड प्लास्टिड दैट आर व्हाइट इन कलर पिगमेंट फ्री, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। अब देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। तो 34वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द स्ट्राइकिंग difference between a plant cell and an animal cell is due to the presence option A mitochondria, option B plasma membrane, option C सेल वॉल, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो आपको बताना है कौन सा सही है। अब देखते हैं हम लोग 35वां नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी वैक्यूल्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताना है कौन सा सही है। अब देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है लाइसोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी फैट सिंथेसिस, ऑप्शन डी फैट इमल्सिफिकेशन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से ये पूछा जा रहा है इन प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन ए न्यूक्लियस इज डेवलप्ड, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन सी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे a typical plant cell contains cell wall,
ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी लार्ज व्हीकल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ डीज। इसके बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल इज फॉर्म्ड बाई ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी पेरोक्सीजोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी ग्लायोक्सीसोम्स। तो अब देखते हैं हम लोग लास्ट और 40वां नंबर क्वेश्चन। तो 40वां नंबर क्वेश्चन है इन विच सेल सेंट्रियोल इज अब्सेंट, ऑप्शन ए प्लांट सेल, ऑप्शन बी एनिमल सेल, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके बाद हम लोग जो है अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है आंसर करेंगे। तो मैं क्वेश्चन आप सभी को जो है स्क्रीन पे दिखा रहा हूं और साथ ही साथ जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर सुन करके भी आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द प्लांट सेल। तो आपको बताना है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर में जो है कौन सा लेयर पाया जाता है, सबसे बाहर का लेयर कौन सा होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट आर द टू स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स, यानी कि वो कौन से दो स्ट्रक्चर हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हिच इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ में जो लेयर पाया जाता है उस वो कौन सा है, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द टू स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड नॉट इन प्लांट सेल्स। तो आपको दो ऐसे स्ट्रक्चर बताने हैं जो एनिमल सेल में पाया जाता है जबकि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है व्हिच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिटिल न्यूक्लियस। कौन सा स्ट्रक्चर जो है लिटिल न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। छठा नंबर क्वेश्चन है नेम द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो नेटवर्क होता है उसके अंदर में कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये आपको बताना है छठा नंबर क्वेश्चन के अंदर में। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन जो कि है इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग और डेड, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है या फिर डेड। आठवां नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन व्हिच द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स, यानी कि वो दो कौन से फैक्टर हैं जिस पर कि सेल का जो है शेप डिपेंड करता है, आकृति निर्भर करता है। नौवां नंबर क्वेश्चन है नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, ये आपको बताना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है हु प्रपोज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया यानी कि बनाया, ये आपको बताना है। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है गिव अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का आपको जो है एक काम बताना है। इसके बाद है गिव अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का जो है आपको काम बताना है। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर थे। इसके बाद हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम, यानी कि व्हाई, ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब एनिमल सेल को एक बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम में रखा जाता है, तो और जो भी होता है ऐसा क्यों होता है, ये आपको जो है बताना है पहले क्वेश्चन के अंदर में। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन RER एंड SER। तो SER और RER में क्या अंतर है, ये आपको बताना है तीसरे क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आपको बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स एक्स सॉरी एक्सोस्मोसिस एंड इंडोस्मोसिस, यानी कि एक्सोस्मोसिस और इंडोस्मोसिस में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। छठा नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फट जाता है तो क्या होता है, ये आपको बताना है छठे क्वेश्चन के अंदर। सातवां क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है, ये आपको बताना है सातवें क्वेश्चन के अंदर। आठवां क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में क्या अंतर है, ये आपको बताना है आठवें क्वेश्चन के अंदर। और नौवां क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में क्या अंतर है, ये बताना है 9th नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म
प्लाज्मोलाइज्ड रेफर टू, यानी कि प्लाज्मोलाइज्ड जो टर्म है ये किस चीज को रेफर करता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है 10वें क्वेश्चन में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 11वें क्वेश्चन में। तो 11वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द जीन्स, यानी जीन्स क्या होते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है हाउ डज अ सेल शो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी किस प्रकार से एक सेल श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर को दिखाता है, शो करता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के ट्रांसपोर्ट के कौन मैकेनिज्म के जो है कौन कौन से अलग अलग प्रकार हैं, ये आपको बताना है 13वें क्वेश्चन के अंदर। और 14वां क्वेश्चन है डिफाइन पेसिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये आपको बताना है 14वां क्वेश्चन है। और 15वां क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन बताना है 15वें क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन से जो है अलग क्या बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये आप सभी को बताना है 16वें नंबर क्वेश्चन के अंदर में। अब देखते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर, यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर तो ये भी था लेकिन अब ये दूसरे टाइप का, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये टाइप 2 है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स, यानी कि ए नंबर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बी नंबर हाइपर, दोनों हाइपर नहीं, पहला में हाइपो लिखोगे आप लोग, ठीक है। तो पहला में आप लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताइएगा, दूसरा में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताइएगा, और तीसरा में आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन आप लोग बताएंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है गिव एन अकाउंटेंट गिव एन अकाउंट, गलती से निकल गया था अकाउंटेंट, गिव एन अकाउंट ऑन डिस्कवरी ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ अ नीट स्केच, यानी कि एक साफ सुथरे स्केच की सहायता से जो है सेल के डिस्कवरी का जो है एक अकाउंट आपको देना है, यानी कि उसका जो है एक ब्यौरा देना है। ठीक है, इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन है ब्रीफ एन अकाउंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ नीट स्केच, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक नीट स्केच की सहायता से उसका एक छोटा सा जो है अकाउंट देना है, एक आपका जो है ब्यौरा देना है। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो है इलस्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ओस्मोसिस, ओस्मोसिस को करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का जो है आपको उदाहरण देना है, इलस्ट्रेट करना है। ठीक है, और पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ इंडोसाइटोसिस इन डिटेल्स, तो विस्तृत रूप से जो है आपको इंडोसाइटोसिस के दो प्रकार में से किसी एक का जो है आपका किन्हीं दो प्रकार का जो है एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे बताया गया था कि एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ इंडोसाइटोसिस इन डिटेल्स, यानी कि किन्हीं दो प्रकार के इंडोसाइटोसिस को जो है आपका डिटेल में एक्सप्लेन करना था। छठा नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस, तो एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस का अंतर आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का क्या काम होता है। अब देखते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ अ प्लांट सेल एंड लेबल सेवरल इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स फाउंड इन इट, तो एक आपको क्या करना है कि प्लांट सेल का जो है आपका स्ट्रक्चर बनाना है और उसके अंदर में क्या करना है कि जो भी 7 ठो जो है महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स उनके अंदर में पाए जाने वाले को लेबल करना है, नाम करना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे बोला गया है कि एक प्लांट सेल बनाइए, ड्रॉ कीजिए और उसके अंदर में पाए जाने वाले 7 महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स का लेबल कीजिए, नाम लिखिए। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन जिसमें बोला गया है ड्रॉ एन एनिमल सेल एंड लेबल 5 इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स फाउंड इन इट, तो आपको क्या करना है कि एक एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद से उसमें पाए जाने वाले किन्हीं 5 इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स का नाम उस पर लिख देना है, लेबल कर देना है। तीसरा क्वेश्चन है गिव द एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बहुत सारे आपको एक्सेप्शन बताए गए हैं, वो सब बताना है तीसरे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या अंतर है ये आपको बताना है चौथे क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, डिफरेंट डिफ्यूजन का अलग अलग कौन कौन से प्रकार है ये आपको जो है एक्सप्लेन करना है। छठा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है छठा क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर जो है 1 मिनट, हाँ यहाँ पर जो आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है, 1 मिनट,
सातवां क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। तो आपको क्या करना है कि सेल वॉल के एक नीट स्केच के द्वारा जो है उसका स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन करना है। आठवां क्वेश्चन है, हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन रियोलीफ। तो आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि रियोलीफ में प्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया को आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे, यानी कि प्रदर्शित करोगे, ये आपका क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विद नीट स्केच। तो एक साफ सुथरे डायग्राम के द्वारा, स्केच के द्वारा जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर का आपको एक्सप्लेन करना है। आज आप इतना ही क्वेश्चन आंसर बनाइए और अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो है मैं आप सभी को और भी इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।